इस वीडियो में हम एमपी सेट 2023 का कंपलसरी पार्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का जो फर्स्ट यूनिट था जिसमें 10 क्वेश्चन थे वो पार्ट कंपलसरी था, उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस पार्ट में ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसका एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसका सही फॉर्मेशन नहीं किया गया है। तो अगर आप चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर एमपीपीएससी ऑप्शन देता है क्वेश्चन को क्लेम करने का फाइनल आंसर की लाने से पहले, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअल मार्क्स पता चलने में हेल्प मिल जाएगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को करेक्ट किया है। तो चलिए इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ W1 और W2 सब स्पेसेस हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन एक रिजल्ट पे बेस्ड है कि अगर W1, W2, Wn अगर ये सब स्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, तो लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 यूनियन अप टू Wn ये एक्चुअली में हो जाता है इक्वल W1 सम W2 प्लस डॉट डॉट Wn के। यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए भी ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा, यानी कि जो लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 सम W2। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा ही, लेकिन जब हम सब स्पेस की बात करते हैं या वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर W2 अगर सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है तो W2 एक्चुअली माइनस W2 के बराबर हो जाता है, या इन जनरल कहे कि अगर W कोई सब स्पेस है तो W एक्चुअली इक्वल होता है माइनस W के, क्योंकि कोई भी अगर W सब स्पेस है और अल्फ़ा कोई भी स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा टाइम्स W एक्चुअली में W सब स्पेस के ही बराबर हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम W1 माइनस W2 कंसीडर करें तो ये भी एक्चुअली में W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W1 और प्लस माइनस 1 टाइम्स W2, और ये इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2 के सम। तो टेक्निकली जो ऑप्शन बी है वो भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। जो भी आपने टिक किया होगा वो दोनों ऑप्शन ए या बी में से कोई भी ऑप्शन किया होगा तो दोनों करेक्ट माने जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर एमपीपीएससी आपको ऑफ़र करता है चैलेंज करने के लिए, तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है और इन दोनों में मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट है। रीज़न मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन B3R वेयर R इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स देन द वेक्टर्स दिस विल बी। तो यहाँ पर जो सेट दिया है, अगर हमें इसे S को S मान लें तो यहाँ पर दो एलिमेंट दिए हुए हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इस 2 1 2 को अगर मान लें कि ये अल्फ़ा है और या X मान लें और इसे Y मान लें, तो हम देख सकते हैं कि Y को हम लिख सकते हैं, एक्चुअली Y को लिख सकते हैं 4 टाइम्स X। अगर हम ये 8 4 और 8 है, इससे अगर 4 हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 1 2, और ये किसके बराबर है, ये Y है और ये किसके बराबर हो गया, 4 टाइम्स X के। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 4 टाइम्स X माइनस Y इक्वल टू 0, यानी कि 4 टाइम्स X और प्लस माइनस 1 टाइम्स Y इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन X और Y का मिल गया जो कि 0 हो रहा है और उसके कोफिशिएंट क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स वाई को कंटेन करने वाला सेट ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पर दिया हुआ एक मैपिंग टी R2 से R2 में एक मैपिंग दिया है, उसमें से पूछना है, ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से 4 में से देखना है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि जो टी ऑफ 0 है वो हमेशा 0 पे मैप करेगा। यहाँ पर R2 के लिए जो 0 है, 0 वेक्टर क्या है, 0,0 ओरिजिन, प्लेन का ओरिजिन। तो 0,0 को देखेंगे अगर हम, तो 0,0 यहाँ पर 0 पे जा रहा है। फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए में जो टी दिया हुआ है, टी ऑफ 0,0 देखेंगे तो ये 0,0 आएगा। बी में भी अगर आप देखेंगे टी ऑफ 0,0 तो भी 0,0 पे जाएगा। अगर सी ऑप्शन में जो टी दिया है, डिफाइन किया है, उसमें 0,0 आप ऑपरेट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 1 + 0,0, यानी कि ये 1,0 में जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी में जो ट्रांसफॉर्मेशन टी दिया है वो लीनियर नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक्चुअली रियल एनालिसिस का है और ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस का रिज़ल्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई मेन रिज़ल्ट को प्रूफ करने में हेल्प करता है। और ये रिज़ल्ट क्या है कि अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर हैं और ऐसे रियल नंबर हैं दो, ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है, ऐसे रियल नंबर है कि ए लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये कंडीशन ट्रू हो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू बी होगी। यानी कि अगर ए लेस दैन बी प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, अगर बी में कितना भी छोटा नंबर ऐड कर दें तो वो ए से ऑलवेज ग्रेटर रहता है। तो ए की जो वैल्यू है वो एटमोस्ट बी हो सकती है, बी से कम होगी या बी के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट होता है रियल एनालिसिस में जिसको हम यूज़ करते हैं, कई बार इस चीज़ को यूज़ करके हम बहुत सारे रिज़ल्ट प्रूफ करते हैं। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हैं जिनको बाय विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पर दिया है, लिमिट पॉइंट दिया है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ इंटरवल ओपन इंटरवल के सारे लिमिट्स पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी में आते हैं, ठीक है। ए और बी जो एंड पॉइंट है वो भी ओपन इंटरवल ए बी के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो सारे लिमिट पॉइंट्स ओपन इंटरवल ए बी के ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट है। ये यहाँ पर हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है और इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेंट है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x अपॉन 1 + x टू द पावर 4 टू द पावर 1/3। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पर हम gx कंसीडर करेंगे, gx इक्वल टू x अपॉन x टू द पावर 4 टू द पावर 1/3। तो देखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x ये किसके बराबर हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 1 + x टू द पावर 4 टू द पावर 1/3 इंटू tan इनवर्स x। और जब लिमिट लेंगे तो x पावर 4 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये लिमिट हो जाएगी। ये लिमिट लेने पर ये फर्स्ट जो ये लिमिट है ये 1 को टेंड करेगी और tan इनवर्स x जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये π/2 को टेंड करेगी, तो ये नॉन ज़ीरो हमारा नंबर आ गया। इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f और 0 टू इन्फिनिटी g दोनों की सेम प्रॉपर्टी होगी, इधर दोनों
कन्वर्जेंट होंगे और या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब हम यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी gx dx को कंसीडर करें और देखें ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी और x अपॉन x टू द पावर 4/3 dx हो जाएगा, जो कि पावर ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/3 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 0 टू इन्फिनिटी, और ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो हमारा इंटीग्रेंड ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल g 0 टू इन्फिनिटी ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है यानी डाइवर्जेंट है, इसलिए जो हमारा गिवन इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करें जो कि लिमिट से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर p अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n। यहाँ पर p की वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। या तो p हम लेस दैन इक्वल टू 0 कंसीडर करें केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट अगर कंसीडर करेंगे तो केस फर्स्ट में जब p लेस दैन इक्वल टू 0 होगा, तो चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि a पॉजिटिव है, इसकी वजह से जैसे ही p लेस दैन इक्वल टू 0 होगा तो डायरेक्टली हमारा ये n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये लिमिट 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब p इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू n की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 प्लस a की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 प्लस a ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा और उसकी पावर n रहेगा, तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। और जब p नेगेटिव लेंगे तो n की पावर p ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उस केस में जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। और केस 2 जब हम कंसीडर करेंगे, केस 2 के कंसीडर करेंगे जब p ग्रेटर दैन 0 हो, p पॉजिटिव हो। अगर p पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n पावर p और 1 प्लस a टू द पावर n, यहाँ पर लिमिट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, p पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो एल हॉस्पिटल का यूज़ करेंगे। तो एल हॉस्पिटल की हेल्प से हमारा ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और p टाइम्स n टू द पावर p माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, चूँकि लिमिट हमारा n में है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है n के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 1 प्लस a टू द पावर n है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस a टू द पावर n इंटू लॉग 1 प्लस a। अगेन यहाँ पर अगर देखेंगे कि p अगर ग्रेटर दैन 1 है, p अगर ग्रेटर दैन 1 है तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस बनेगा, और p अगर लेस दैन 1 हो गया, लेस दैन 1 हो गया तब ये लिमिट 0 हो जाएगा। लेस दैन 1 और इक्वल टू 1 हो गया तब ये कौन सा केस बन जाएगा, ये लिमिट डायरेक्ट हम ले सकते हैं और ये 0 को टेंड कर जाएगा। और अगर ये p ग्रेटर दैन 1 है यहाँ पर तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फिर से केस बन जाएगा अगर p ग्रेटर दैन 1 है। और इसको तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक ये नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n टू द पावर p माइनस 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि p माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर p माइनस 2 यानी कि p ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस हो जाएगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम्स अगर हम k टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर जो रहेगा वो n की पावर p माइनस k आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो p है वो ग्रेटर दैन k है या नहीं। तो अगर p ग्रेटर दैन k है तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यानी एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस a टू द पावर n हमेशा आएगा, चाहे आप इनफाइनाइटली मेनी टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस a टू द पावर n तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो न्यूमरेटर कभी इन्फिनिटी को छोड़ के और कहीं पर जा ही नहीं सकता है, और न्यूमरेटर डिपेंड करेगा कि p ग्रेटर दैन k है या नहीं। तो अगर p कोई फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है तो आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि अगर p आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, p का ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसमें 1 जोड़ दें, यानी कि इतनी टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या हो जाएगा, फिर 0 को टेंड करना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में लिमिट यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली बोथ केसेस, चाहे p पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये लिमिट हमेशा 0 को कन्वर्स करेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लें तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है जो इस तरह से डिफाइंड है। हमें यहाँ पर लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। लिबेग इंटीग्रल इन जनरल क्या होता है, वो रीमान इंटीग्रल का एक्सटेंशन है, लेकिन अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो जो रीमान इंटीग्रेबल की इंटीग्रल की वैल्यू होगी वही लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, और रीमान इंटीग्रेबल है तो वो लिबेग इंटीग्रेबल होगा, और दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो उसकी हमें लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये फंक्शन जो f दिया हुआ है वो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और बाउंड्री पॉइंट से यानी कि सिर्फ 1 पर डिसकंटिन्यूअस है और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और 4 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इतने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है इसकी, और ये नंबर ऑफ अगर नंबर देखेंगे तो 4 नंबर्स हैं जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और रीमान इंटीग्रेबल है तो लिबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा और दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, न कि लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू। तो लिबेग इंटीग्रल 0 to 5 ऑफ f(x) dx ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी रीमान इंटीग्रल, यानी कि जो यूजुअल इंटीग्रल होता है 0 to 5 ऑफ f(x) dx। अब जो 0 से 5 तक जो फंक्शन अलग अलग रेंज में अलग अलग तरह से डिफाइंड है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 से 1 में, 0 से 1 f(x) dx, फिर 1 to 2 f(x) dx, फिर 2 to 3 f(x) dx, फिर 3 to 4 f(x) dx और फाइनली 4 to 5 f(x) dx। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 से 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 to 1 0 dx, और प्लस 1 to 2 के लिए 1 to 2 यानी कि इस इंटरवल के लिए देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 dx। नेक्स्ट केस के लिए देखेंगे, अगर हमारा 2 से 3 में देखना है, 2 से 3 इंटीग्रल में, तो 2 से 3 के रेंज में हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है। फिर जो 3 से 4 की रेंज में, 3 से 4 की रेंज में फिर से फंक्शन की वैल्यू 1 है, और 4 to 5 में फंक्शन की वैल्यू अगेन 2 है। तो ये जो हमारा फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन था ऐसे था। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x dx आएगा, और x dx की अपर लिमिट 2 हो जाएगी, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, यानी 2 - 1 हो गया। फिर सेकेंड इंटीग्रल है, ये 2 कॉमन हो गया, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, और अपर लिमिट रखेंगे तो 3 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 - 2। फिर से यहाँ पर आ जाएगा 4 to 3, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लिए, अपर लिमिट 5 हो गया, लोअर लिमिट 4 हो गया। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, फर्स्ट इससे मिलेगा 1 सिंप्लीफाई करने पर, फिर 2, फिर 1, फिर 2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 6। तो हमारे जो लिबेग इंटीग्रल उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूजिंग इन ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। दिया हुआ स्टेटमेंट, 2 मैट्रिसेस D and D' ऑन द सेम सेट X आर सेड टू बी, देखिए ऑप्शन में सभी में इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो इससे हमारा रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर सेड टू बी इक्विवेलेंट तो आएगा ही। इफ़ एवरी, तो ये इक्विवेलेंट मेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि दो मेट्रिक को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब
ओपन सेट एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, ओपन सेट दूसरे मैट्रिक के रिस्पेक्ट में भी ओपन हो जाए, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा ओपन सेट और यहाँ पर भी आएगा ओपन सेट। इफ़ एवरी सेट ओपन इन एक्स डी इज़ ओपन इन एक्स डी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और वाइस वर्सा भी होता है। इनफैक्ट यहाँ पर वन वे ही दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट की डेफिनीशन नहीं है, एक्चुअली कंप्लीट डेफिनीशन नहीं है। इक्विवेलेंट की ये होती है, अगर हम बोलेंगे कि डी और डी डैश ये दो मैट्रिक हैं, ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अगर कोई ओपन सेट ए है विद रिस्पेक्ट टू डी, ये ओपन है तो इसको ओपन रहना चाहिए डी डैश के रिस्पेक्ट में। और कोई अगर सेट बी है जो ओपन है डी डैश के रिस्पेक्ट में, तो इसको ओपन रहना चाहिए डी के रिस्पेक्ट में। दोनों होना चाहिए। अगर डी के रिस्पेक्ट में कोई ओपन सेट है तो डी डैश के रिस्पेक्ट में ओपन होना चाहिए, और डी डैश के रिस्पेक्ट में यानी दूसरी मैट्रिक के रिस्पेक्ट में कोई ओपन सेट है तो उसको पहले मैट्रिक के रिस्पेक्ट में भी ओपन होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी तभी दोनों को इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर चूँकि कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो 58 इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेशन क्वेश्चन का सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही हो सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन वेक्टर स्पेस B2 ओवर C विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B इज दिस, then the matrix T relative to ordered basis B dash will be। तो सबसे पहले हम जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन T दिया है उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन T को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर जो 1 1 है इसमें हम एक्स वाई यानी कि एक वेक्टर, जनरल वेक्टर को ऑपरेट करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है वो किस तरह से डिफाइन है, T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई है। मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बी जो दिया हुआ है एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए डायरेक्ट हम जनरल वेक्टर को ऑपरेट कर देंगे तो हमें वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो अब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब हमारे पास बेसिस बी डैश दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बी डैश के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन होगा टी का वो पा सकते हैं। कैसे, हम डी में ऑपरेट करेंगे पहले। अगर इसको मान ले ये E1 है और इसको मान ले E2 है, तो E1 ऑपरेट करेंगे। E1 क्या हो जाएगा, E1 यानी कि T ऑफ 1 कॉमा 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, तो ये 2 कॉमा 2 हो जाएगा। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से हमें E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। तो इससे हम लिख सकते हैं 2E1 प्लस 0E2। तो जो हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट है ये 2,0, ये 2,2,0 ये फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज हो जाएंगे। और T ऑफ E2 ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। तो T ऑफ E2 यानी कि T ऑफ E2 की वैल्यू 1, -1 है, तो ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0,0। तो यहाँ पर हम E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड कॉलम की एंट्री है वो क्या हो जा रहे हैं, E1 और E2 के कोफिशिएंट यानी 0 0, तो 0 0 हो जाएंगे। और यही हमारा जो B डैश है उसके रिस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ओवर द फील्ड C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड को कंसीडर किया है। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर हम, ये जो मैट्रिक्स है इसके रिस्पेक्ट में जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी
ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं आइगन वैल्यूज़ पे। तो लेकिन जो भी किसी मैट्रिक्स, मान लीजिए ये अगर A है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो डायगोनल मैट्रिक्स D मिली, तो दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। जैसे दोनों का जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो सेम रहेंगे, दोनों की ट्रेस की, इसलिए ट्रेस की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके भी ट्रेस की वैल्यू 6 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेस अगर निकालेंगे तो 6 नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी अगर ट्रेस निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे तो 6 + 4i हो जाएगा, इसलिए ट्रेस 6 के बराबर नहीं है, इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 3 + 4i 3 - 4i, तो ट्रेस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ द एबव, तो हो सकता है कि सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो। इसके लिए हमें ट्रेस निकालना पड़ जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी में कोई ऐसे ए और बी टाइप की कोई मैट्रिक्स दी रहती जिसमें कि ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का सम करते हैं और 6 नहीं होता, तो सी डायरेक्टली हम कह सकते थे, सी डायरेक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग यही हो जाती। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 - लैम्डा आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 3 - लैम्डा 4 - 4 3 - लैम्डा = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, +16 = 0, यानी कि 3 - लैम्डा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर और = -16। लैम्डा -3 का स्क्वायर करें या 3 - लैम्डा का स्क्वायर करें सेम आएगा, और ये = -16 हो जाएगा। तो लैम्डा -3 = हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा +-4i हो जाएगा, और इसलिए लैम्डा की दो वैल्यू हो जाएंगी 3 ± 4i। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, 3 + 4i 0 0 3 - 4i, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही करेक्ट ऑप्शन है और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो ये पार्ट ए यानी कि कंपलसरी यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था, और दूसरे पार्ट के लिए हमारे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।